तबाही और हादसों के इतने मंजर देखने के बावजूद हम एक ऐसे हादसे की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके सामने अब तक के सभी हादसे बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी इस नए हादसे के घातक असर से खुद को नहीं बचा पाएगा। तेजी से अपने कदम फैलाता यह नया हादसा बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत को ही खत्म कर सकता है। दिमाग, लिवर, किडनी, दिल और आंतों जैसे हमारे कई महत्वपूर्ण अंग इस नए हादसे की चपेट में आ सकते हैं। ऐसी कई नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। यह नया हादसा किसी डरावनी फिल्म की कहानी का कोई हिस्सा नहीं है। यह तो एक ऐसा सच है जो पिछले कोई 20 सालों से दुनिया के कई देशों में लोगों की सेहत और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। भारत के लोगों की सेहत और उनका खाना इस नए हादसे का अगला निशाना है। ट्रैफिक लाइट के लाल होते ही सड़क पर तेजी से दौड़ रहे वाहन जैसे ही रुकना शुरू करते हैं, 8 साल की सुनीता की आंखों में चमक आ जाती है। इससे पहले कि लाइट फिर से हरी हो, सुनीता कलाबाजियां खाकर लोगों का ध्यान अपने ओर खींचती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पेट की भूख को मिटा सके। सुनीता और इस धरती पर रहने वाले हर एक प्राणी के बीच कम से कम एक समानता है, और वो ये कि भूख हम सबको लगती है और जिंदा रहने के लिए हम सभी को खाना खाना पड़ता है। लेकिन शायद ही कभी आपने ये सोचा हो कि जो खाना हमें जिंदा रखता है, अगर वो ही हमारी जान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? Food can start killing people. कैसे मर जाएंगे बताइए? गीला होगा तो मर भी सकते हैं। Which food may kill me? हाँ, obviously पहुंच सकता है if it is not cooked properly. Why should food kill me? वो तो खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा खाना खा रहा है। हाँ, अगर उसमें कुछ मिलावट हो तो बिल्कुल नहीं मर सकते। खाना चाहिए तो आदमी जीता मरता है। और No, I didn't say that something's wrong with the food. आप मुझ पर बेवजह डर फैलाने का इल्जाम भले ही लगा लें, लेकिन सच तो यह है कि एक लंबे अरसे से जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड के नाम पर कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी थाली में जहर परोसने का एक गहरा षड्यंत्र रच रही है। हमारे खाने को अपनी बेतहाशा आमदनी का जरिया बनाकर वो अपनी तिजोरियां भरना चाहती है। समय रहते अगर हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो उनकी ये चाल हमारे खाने को हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। अनेकता में एकता की पहचान वाले हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने को भगवान का स्वरूप समझते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इन दिनों जीएम फूड के नाम पर दाल, चावल और सब्जियों जैसे हमारी रोजमर्रा के खाने की चीजों में जानवरों और कीड़े मकोड़ों के जीन डालकर उन्हें हमारी सेहत का दुश्मन बनाया जा रहा है। प्रकृति ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि जब भी हमने गेहूं की फसल को इम्प्रूव करना होता है तो हम गेहूं की प्लांट को गेहूं से क्रॉस करते हैं, धान की फसल को हम धान के ही उसे वैरायटी से क्रॉस करेंगे, मक्की की फसल को मक्की से क्रॉस करेंगे। तो ये प्रकृति का एक नियम था। अब हमारे साइंटिस्टों ने उस नियम को तोड़ दिया है। अब आप एक स्पीसीज के अंदर नहीं, आप इंटर स्पीसीज यानी किसी भी स्पीसीज का जीन उठा के दूसरी स्पीसीज के जीन के अंदर, डीएनए के अंदर आप डाल सकते हैं, उसके दूसरी स्पीसीज के जीन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। लोग समझते हैं हम शाकाहारी, जाके सब्जी खरीदते हैं, टोमेटो खरीदते हैं और टोमेटो में मच्छी का जीन्स उसमें चला गया या बैंगन में बिच्छू का जीन्स उसमें लगा देते हैं। तो
ये आदमी के साथ एक तरह का धोखाधड़ी हो गया। मिलीग्राम जहर इन जंतुनाशकों का, कीटनाशकों का अपने शरीर में भोजन के रूप में खा जाते हैं, जो शरीर को भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बना देते हैं। हमारे भारत के खेतों में डाली जाने वाली जो रासायनिक खाद है और हमारे देश के फसलों के ऊपर छिड़का जाने वाला जो जहर है, इसके बारे में जितने भी रिसर्च हुए हैं भारत में और भारत के बाहर, वो ये बताते हैं कि ये जो खाद हम खेतों में डालते हैं, इसका मात्र 8 से 9% काम में आता है। बाकी सब जहर के रूप में पौधों में जाता है, पौधों से तने में जाता है, तने से उनके फल में आता है, और फल से फिर आपके भोजन में आता है, और भोजन से फिर आपके अंत में शरीर में आ जाता है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं, इनका सिर्फ पौधों के लिए 3 से 4% ही उपयोग हो पाता है। बाकी का 96% ये जो जहर है, ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी से पौधों की जड़ों में जाता है, जड़ों से तने में जाता है, तने से फलों में जाता है, और फल से फिर आपके भोजन में आ जाता है। मेरे देश के सामने, किसानों के सामने कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जानते हैं वो बदल रहे हैं, नहीं जानते वो इस माध्यम से समझेंगे इस बात को। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है रासायनिक खाद की, रासायनिक खेती की। जो रासायनिक खेती ने हमारे पूरे संपूर्ण हमारी जो ताकत है, वो ताकतों को तोड़ दिया है। तो ये एक पूरी तरह से एक विदेशी कंपनियां द्वारा नियंत्रित व्यवस्था है ये। यानी खाद भी वो देंगे, बीज भी वो देंगे, जहर भी वो देंगे, सारे वो देंगे, तब हमारी खेती होगी। यानी हम तो गुलामी में जी रहे हैं। तो केमिकल फार्मिंग क्यों बंद करनी है? इसीलिए बंद करनी है कि हमारे यहाँ नेचुरल तरीके से जो खाद की निर्मित होती है, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। उसको जागृत करने के लिए हमें परिवर्तन की जरूरत है। अब केमिकल का इस्तेमाल किया मैंने, केमिकल का खाद का इस्तेमाल किया, जहर का इस्तेमाल किया, इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे यहाँ जो मैं उपज निकालता हूँ वो पूरी जहरी है। वो जहरी मैं मेरे सारे समाज को, तो मेरा देश कैसे शक्तिशाली होगा जो सारा देश मेरा जहर खा रहा है? तो मैं नहीं मानता कि मेरा देश शक्तिशाली हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं ट्रेन में आ रहा था तो 30 साल के बच्चे को अटैक आ गया। मैं देखता हूँ कि 4 साल के 5 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है। ये कितनी बड़ी बीमारियां हम इन तकनीकों से फैला रहे हैं, उन कंपनियों के पेट भर रहे हैं, और हमारे यहाँ सारे लोग एक अपना स्वास्थ्य को नाश कर रहे हैं। तो लोगों का स्वास्थ्य यानी सारे जीव गए, पर्यावरण का धोखा देखिए कितना हुआ, सारे जीव गए, सारा हमारे यहाँ का स्वास्थ्य गया। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवों के लिए हमें परिवर्तन की बहुत जरूरत है। आप कहाँ से हैं हकीम साहब? मैं मेवात से हूँ जनाब। मेवात से एक तहसील पुनाना है, उसमें फलेंडी गाँव है, फलेंडी साहचों का। आपके साथ गोरक्षा का नाम जुड़ा हुआ है। जी जी जी। ये गोरक्षा क्यों होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? जनाब ये दरअसल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि गाय के बिना इंसान जीवित ही नहीं रह सकता। सच्ची बात ये है। गाय एक ऐसा पशु है, हम गाय को नहीं बचाते बल्कि गाय हमें बचाती है। हमारी आंखों में पट्टी लगी हुई है, हम ये कहते हैं कि हम गाय बचाएं। हम कौन होते हैं गाय बचाने वाले? गाय नहीं रही तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी। मैं नहीं कहता ऐसा, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा कुरान कहता है, इस्लाम का कानून कहता है। के जो गुण हैं जी, उनके बारे में कुछ बताइए। जनाब जितने पशु धरती पर आए हैं, सबसे ज्यादा गाय के दूध में जो गुण है वो किसी पशु के में नहीं है। इसका जो घी निकलता है उसमें जो गुण है वो और किसी पशु के घी में नहीं है। इसकी छाछ और दही में जो गुण है वो किसी भी पशु के में नहीं है। यहाँ तक कि इसके गौमूत्र से असाध्य बीमारियों का इलाज भी होता है। अल्लाह के नबी ने कहा है कि गाय का दूध और घी अमृत है और इसका गोश्त नुकसानदायक है। तो इस्लाम मजहब में अल्लाह के नबी से आगे तो कोई इंसानों में बात ही नहीं। हकीम साहब, गौ हत्या में ज्यादातर मुसलमानों के नाम आते हैं। आप उन लोगों को जो गौ हत्या करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जनाब, इसकी 3 बातें हैं। पहला तो मैं भारत सरकार से बार बार अपील करता हूँ कि भारत सरकार को पूर्ण गौ हत्या बंदी कानून बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन कसाईयों को जो
जिनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, या तो उनको समझाएं, गाय का महत्व समझाएं, और नहीं समझते तो उनको कानून के तहत पूरी सजा मिलनी चाहिए। और जो ये बकरीद पे गाय काटने का प्रावधान कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? दरअसल जनाब, पहली बात तो ये है कि शरीयत में कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि गाय की ही कुर्बानी होनी जरूरी है, कहीं भी ऐसी कोई शर्त नहीं है। बल्कि मैंने तो पिछले दिनों दारुल उलूम देवबंद से फतवा भी जारी कराया था कि बकरा ईद के मौके पर मेहरबानी करके मुसलमान गाय की कुर्बानी ना करें। ये तो लालच में, चूंकि गाय कम पैसे में मिल जाती है और भैंस और दूसरे जानवर ज्यादा पैसे में मिलते हैं, इसलिए लालच में लोग इसको ज्यादा करते हैं। तो लालच में आके गाय की हुई कुर्बानी क्या उनकी अल्लाह को कबूल होती है? शरीयत के एतबार से तो चूंकि जो चीज इस तरह चोरी चोरियां होती है, मेरी मौलवियों से बात हुई, ये सही बात ये कि इसका गोश्त वैसे भी जायज नहीं है, और जिसका गोश्त वैसे ही जायज नहीं है इस तरह से चोरी में, तो कुर्बानी की बात कहाँ रह गई। एक चिंतक ने बहुत ही सुंदर मजा का प्रश्न किया कि भारतीय संस्कृति के रक्षक कौन? भारतीय संस्कृति को पलने की ताकत देने वाली व्यवस्था कौन? और जब उनके ऊपर बहुत कुछ विद्वानों के साथ चिंतन की संगोष्ठी की गई तो एक बात ही पता चली कि मानवों के साथ, हमारे साथ जिस प्रकार से गौ माता जुड़ी हुई है, और ये गौ माता के द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहा है, चाहे वो सामाजिक उन्नति में हो, चाहे वो धार्मिक हमारी व्यवस्था में हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था में हो, लेकिन हमेशा उनका उपकार हमारे साथ जुड़ा हुआ रहा। धर्म हो या विज्ञान, गौवंश की महत्ता किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। विभिन्न शोध ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय गौवंश मानव जाति के अलौकिक और अनुपम वरदान है। हालांकि वैज्ञानिक शोधों के दूसरे पहलू पर नजर दौड़ाई जाए तो कई बार ये तक पता चला कि गाय के दूध से कैंसर जैसे रोग जनित होते हैं। बेशक यकीन करना मुश्किल है, सच भी है, लेकिन सिर्फ आधा सच। इससे आगे का सच जानना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में दो तरह का गौवंश होता है। एक वो जिनके उत्पाद इंसान को बर्बाद कर सकते हैं, तो दूसरे के आबाद। पहला गौवंश A1 टाइप का है और दूसरा A2 टाइप। रिसर्च से यह साफ हो चुका है कि अधिकांश विदेशी गौवंश A1 टाइप हैं, जिनके उत्पाद नुकसानदेह हैं। ऑकलैंड की A2 कॉर्पोरेशन और साइंटिस्ट कोरिन लैक मैकने के मुताबिक A1 टाइप की गायों के दूध में बीटा कैसीन A1 होता है, जिससे हमारे शरीर में इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन फैक्टर 1 का निर्माण तेजी से होने लगता है। साथ ही इससे कई तरह के कैंसर जनित रोग होने की पुष्टि हुई है। हेल्थ जनरल न्यूजीलैंड के मुताबिक A1 टाइप के दूध से हार्ट डिजीजेस, मानसिक रोग, शुगर, गठिया जैसे रोग होने की संभावना रहती है। एक सर्वे के मुताबिक स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में A1 टाइप का दूध इस्तेमाल करने से लोगों में हार्ट डिजीज और शुगर डिजीज के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं फ्रांस और जापान में A2 टाइप का दूध पीने से ऐसे मामलों में कमी देखी गई। अब सवाल ये है कि A1 और A2 टाइप की गायों की पहचान कैसे हो? पश्चिमी वैज्ञानिकों के मुताबिक हॉलिस्टीन, रेड डेनिश और फ्रीजियन ब्रीड A1 टाइप की हैं, यानी विदेशी नस्ल की गाय A1 कैटेगरी की है, जो फायदेमंद कम और नुकसानदेह ज्यादा है। वही बात अगर A2 टाइप की गायों की करें तो दुनिया के लिए ऐसी गाय देने का श्रेय सिर्फ भारत को है, जिसे आज बहुत से देश समझने भी लगे हैं। ब्राजील, जिसके पास एक भी भारतीय नस्ल की गाय नहीं थी, उसी मुल्क में चंद भारतीय गायों को आयात कर आज ऐसी करीब 40 लाख गाय तैयार कर ली गई हैं, जिनमें से बहुत सी अब यूरोपीय देशों में
निर्यात की जा रही हैं। आज 16 से ज्यादा पश्चिमी देशों में भारतीय गाय के आर्थिक महत्व के चलते लाखों की तादाद में पाला जा रहा है। भारतीय गौवंश का महत्व इस बात से भी साबित हो जाता है कि अकेले अमेरिका ने इन गायों पर रिसर्च के लिए 20,000 करोड़ खर्च किए हैं। वहीं दुनिया के दूसरे मुल्क भी भारतीय गौवंश पर न केवल रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि भारतीय मूल की गायों से स्थानीय गायों की ब्रीडिंग करा रहे हैं ताकि उनकी गायों की नस्ल बेहतर की जा सके। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में A2 टाइप गाय के दूध की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां के लोग इस बात को जान चुके हैं कि A1 टाइप का दूध उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। दूसरी तरफ हमारा देश है जहां अपनी नस्ल को बचाने और उसे उन्नत करने की बजाय विदेशी नस्ल यानी A1 टाइप गौवंश से क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा रही है। और यही वजह है कि ऐसा करने से हमारी भारतीय नस्ल बर्बाद होती जा रही है। बीमारी से लेकर बेरोजगारी तक, पर्यावरण से लेकर जमीन तक, बिजली से लेकर पानी तक, इन सारी परेशानियों का इलाज है गाय के पास। अब तक आपने सिर्फ गाय के दूध, दही और घी के महत्व को ही समझा है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक गाय देश की तस्वीर बदल सकती है, कैसे वो किसानों की खुदकुशी रोक सकती है, किस तरह वो खेतों को उपजाऊ बना सकती है, और तो और गाय आपके घर में बिजली का बल्ब भी जला सकती है। कामधेनु का करिश्मा। जागो इंडिया। गाय सदियों से इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई है। भारत में गाय को मां का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब गाय की नस्ल विलुप्त होने की कगार पर है। गाय को गांव और शहरों से जोड़ने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर गौ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। हम सब की गौ माता, जिसके दूध में अमृत है, जिसके गोबर में गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है, उसी गाय के संरक्षण के लिए देश में आज तक कोई कानून नहीं बन पाया। 1947 में देशी गाय की 60 नस्लें थी, जो अब घटकर सिर्फ 33 रह गई हैं। शायद यही वो दर्द है जिसके चलते एक बार फिर गाय को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा शुरू की जा रही है। ये यात्रा 30 सितंबर से शुरू होकर 17 जनवरी 2010 को नागपुर में खत्म होगी। खास बात यह है कि ये गौ यात्रा देश के करीब हर राज्य से होकर गुजरेगी। मकसद सिर्फ इतना कि लोग गाय के महत्व को समझें और उसके खत्म हो रहे वजूद को बचाने के लिए आगे आएं। गौ यात्रा का मकसद है गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना, गौवंश रक्षा का केंद्रीय कानून बनाना, कृषि आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ाना, किसानों का गांवों से पलायन रोकना। हमारी धरती उर्वरा थी, सस्ते श्यामला थी, यह हमें जीवनदायिनी अन्न देती थी। धरती आज धरती को हमने जहरीला बना दिया, विषैला बना दिया, फर्टिलाइजर्स डाल करके। कुरुक्षेत्र से शुरू होने वाली ये यात्रा करीब 20,000 किलोमीटर लंबी होगी। इसके अलावा इस गौ यात्रा को गांव-गांव से जोड़ने के लिए 15,000 उप यात्राएं भी निकाली जाएंगी। 108 दिन चलने वाली इस यात्रा में देश के कई संत महात्मा भी जुड़े हुए हैं। गाय के गोबर से लेके दूध घी तक हर चीज इस्तेमाल करते हैं हम। ऐसी जो गौ माता है उसकी रक्षा नहीं किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई शांति से रह नहीं सकते। गौ यात्रा का मकसद है किसानों के चेहरों से खोई हुई रौनक वापस लौटाना और उनकी जिंदगी खुशहाल बनाना। जी न्यूज भी इस मुहिम में उनके साथ है। विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा के सहारे इस बात की कोशिश की जा रही है कि उस भारत को जोड़ा जा सके जो गांवों में बसता है, उन गांवों में जिन गांवों में आज भी देश का दिल बसता है। प्रमोद राघवन, जी न्यूज, बेंगलुरु।
दिन ब दिन बढ़ते तनाव के चलते लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है। कभी कभी ये हताशा इंसान को अपनी जान देने के लिए भी मजबूर कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौमूत्र से इंसान में खुदकुशी करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, और तो और कैंसर जैसी बीमारियां भी गौमूत्र से ठीक की जा सकती हैं। सदियों से गोमूत्र का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में होता रहा है। माना जाता है कि गोमूत्र में ऐसी कई खूबियां हैं जो शरीर के सिस्टम को साफ करती हैं। आयुर्वेद में गोमूत्र के इस्तेमाल का जिक्र कई ग्रंथों में मिलता है। खासतौर से चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में गोमूत्र के इस्तेमाल की वकालत की गई है। गोमूत्र को क्षार द्रव्य बताया गया है। क्षार का काम सफाई करना है। गोमूत्र की इसी खूबी के आधार पर आयुर्वेद में कुल 136 औषधियों में गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक गोमूत्र की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि इसका इस्तेमाल वैदिक काल से ही होता आया है। वेद और धर्म शास्त्रों में गोमूत्र का इस्तेमाल दस्तावेज की शक्ल में आज भी मौजूद है। इन ग्रंथों में गोमूत्र को सफाई करने वाला रसायन बताया गया है। पंचागवा में भी गोमूत्र को दूध, दही, घी और गोबर के साथ खास तौर से शामिल किया गया है। पंचागवा को आयुर्वेद में ऐसा मिश्रण बताया गया है जिसे जच्चा को पैदा होने के बाद दिया जाता है। गोमूत्र के इस्तेमाल का इतिहास सिर्फ आयुर्वेदिक दवाओं और भारत में ही नहीं मिलता है। दुनिया के कई और देशों के इतिहास में भी इसका जिक्र है। रोमन सम्राट और कई यूरोपीय चिकित्सक एक वक्त मानव मूत्र के साथ गोमूत्र का इस्तेमाल जख्म भरने वाली दवाओं के तौर पर करते थे। चीन में भी गोमूत्र का इस्तेमाल इलाज में किया जाता था। इलाज के इन्हीं पुराने तरीकों में अब नई जान फूंकी जा रही है ताकि लोकप्रिय एलोपैथिक इलाज के नए विकल्प मिल सके। शेखर त्रिपाठी, जी न्यूज। महंगी दवाएं आपकी बीमारी तो ठीक कर सकती हैं, लेकिन आप दोबारा बीमार ना पड़ें इसकी क्या गारंटी है। लेकिन गाय के पंचगव्य का सेवन कर आप हमेशा सेहतमंद बने रह सकते हैं। देश के कई राज्यों में गाय के पंचगव्य के महत्व को समझाया जा रहा है। गाय से जुड़ा है पंचगव्य। पंचगव्य यानी कि गाय का दूध, दही, गोबर, मूत्र और घी। ये वो 5 खास चीजें हैं जिसमें छिपा है आपकी हर मुश्किल का समाधान। आज देश में 450 गौशालाएं हैं। इनमें से सिर्फ 400 गौशालाएं ही पंचगव्य के फायदों को आम लोगों तक पहुंचा रही हैं। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से बनता है पंचगव्य। पंचगव्य से न सिर्फ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बल्कि वो मानसिक और शारीरिक विकास में भी मददगार है। गाय के गोबर से चर्म रोग का इलाज किया जाता है। दही में फायदेमंद जीवाणु होते हैं जो भूख बढ़ाने में सहायक हैं। लगभग 400 के आसपास डॉक्टर्स वैद्य देश भर में इसमें कार्यरत हैं और उनका एक प्रकार से नेटवर्किंग, उनमें आपस में संगोष्ठियां या कॉन्फ्रेंसेस, और भारत सरकार के भी लगभग 35 से 40 संस्थान इस तरह के इसमें कार्यरत हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पंचगव्य को लेकर काफी काम हो रहा है। गाय से जुड़ी कई किताबें छापी जा रही हैं। 70% आयुर्वेदिक दवाओं में पंचगव्य का इस्तेमाल होता है। पंचगव्य से न सिर्फ कई ठीक हो सकती हैं, बल्कि इसकी मदद से कई उद्योग भी शुरू किए जा सकते हैं। अगर पंचगव्य पर आधारित उद्योगों की बात करें तो उनमें टाइल्स, मच्छर अगरबत्ती, फिनाइल, डिस्टेम्पर, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम, दंत मंजन और हर्बल शैम्पू शामिल हैं। पंचगव्य से किडनी और सांस की बीमारियां ठीक करने की दवाएं भी बनाई जा सकती हैं। प्रमोद राघवन, जी न्यूज, बेंगलुरु। तो देखा आपने गाय के कितने फायदे हैं, और गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दिन ब दिन बढ़ते तनाव के चलते लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है। कभी कभी ये हताशा इंसान को अपनी जान देने के लिए भी मजबूर कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौमूत्र के सेवन से इंसान में खुदकुशी करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। और तो और कैंसर जैसी बीमारियां भी गौमूत्र से ठीक की जा सकती हैं। सीधी साधी सी दिखने वाली गाय के मूत्र में कैंसर तक को ठीक करने की क्षमता है। ये आपकी निराशा और हताशा वाली नकारात्मक सोच को बदल सकती है। देश की कई बड़ी यूनिवर्सिटी गोमूत्र पर शोध करने में लगी हुई हैं। दुनिया भर में 10 लाख लोग हर साल खुदकुशी करते हैं। ये आंकड़ा 16% के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है। इसी तरह दुनिया में हर 1 लाख की आबादी पर औसतन 11 लोग कैंसर के मरीज हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अगर कैंसर मरीजों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो ये बीमारी भयानक रूप ले सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक गोमूत्र का सेवन करने से न सिर्फ कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है, बल्कि खुदकुशी करने की प्रवृत्ति पर भी लगाम लगाई जा सकती है। यानी गोमूत्र बदल सकता है आपकी सोच, रुक सकती है खुदकुशी, ठीक हो सकता है कैंसर। बस करना है गोमूत्र का सेवन। केरल में तो गोमूत्र का प्रयोग कैंसर के 60 मरीजों पर किया गया, जिनमें से 15 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए। गोमूत्र शरीर की लस कोशिकाओं में एप्रोसिस को बनने से रोकता है। Gomutra, it kills only the infective organs and it improves the living body cells. और पंचगव्य घृत और गोमूत्र ये तो कैंसर हर रोगी को अनिवार्य रूप से लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर को कई स्टेज 4 वालों को भी रोका है। Study all these subjects. Then I also slowly started this. गोमूत्र लिम्फोसाइट्स को कीटनाशकों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता देता है। गाय का ताजा गोबर मलेरिया के परजीवी और टीबी जैसी बीमारी के रोगाणुओं को जड़ से खत्म कर देता है। गोमूत्र की अहमियत का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों से इसे पेटेंट भी मिल चुका है। गाय की इतनी अहमियत के बावजूद उसे बचाने की राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश नहीं की जा रही है। आजादी के बाद से अब तक 80% गौवंश नष्ट हो चुका है। अगर जल्दी ही गायों के संरक्षण का उपाय नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब गायों की सारी देसी नस्लें खत्म हो जाएं। वाकई ये जानकारी बेहद आश्चर्यजनक है कि गोमूत्र के सेवन से उस इंसान की सोच तक बदल जाती है जो आत्महत्या करने की सोच रहा हो। यकीन मानिए, कोशिश कीजिए और कम से कम जीवन में कुछ दिनों के लिए ही सही गोमूत्र का सेवन जरूर कीजिए। प्रमोद राघवन, जी न्यूज, बेंगलुरु। और यहाँ तक कि गाय बिजली की समस्या को भी दूर कर सकी है और बंजर जमीन में देश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तमाम परियोजनाओं के बावजूद बिजली संकट का समाधान नहीं निकाला जा सका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय बिजली की समस्या को बड़ी ही आसानी से दूर कर सकती है? कर्नाटक जैसे राज्य में गोवंश यानी गायों और बैलों की मदद से हर साल 52 लाख टन गोबर से 372 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की जाती है। इस बिजली की कीमत है 1800 करोड़ रुपए। गाय के गोबर से हर साल करीब 4,500 लीटर बायोगैस मिल सकती है। अगर देश के सभी गोवंश के गोबर का इस्तेमाल बायोगैस के संयंत्र में किया जाए तो ईंधन के तौर पर जलाई जा रही 80 लाख टन लकड़ी की बचत की जा सकती है। तो देखा आपने गाय कितनी फायदेमंद है हमारे लिए। अगर ईंधन के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली लकड़ी को ना काटा जाए तो हम जंगल के 14 करोड़ पेड़ बचा सकते हैं। ये महज आंकड़े हैं, फायदे इससे कहीं और ज्यादा हो सकता है। बायोगैस के इस्तेमाल से न सिर्फ ईंधन और बिजली मिलेगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित होगी। गोबर गैस से जनरेटर चल रहे हैं, गोबर गैस का ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं, एक पुनर्नवीकरण अक्षय ऊर्जा का स्रोत। इसको भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे कोयले हो या पानी, बहुत जगह पे ऊर्जा के स्रोत वो खत्म हो रहे हैं। गाय का गोबर सिर्फ बायोगैस तक ही सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल देश में कई जगहों पर जनरेटर के तौर पर भी किया जा रहा है। जयपुर में तो गोबर गैस का प्रयोग वाहन चलाने के लिए भी हो रहा है।
पिछले कुछ समय से गोबर से बनी गैस का इस्तेमाल घरेलू सिलेंडर में भी किया जा रहा है। गाय के इतने फायदे देखकर आपको नहीं लगता कि गाय से जुड़ना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? प्रमोद राघवन, जी न्यूज, बंगलुरु। तो देखा आज आपने कामधेनु का करिश्मा।